हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के राजन सीरीज के कंप्यूटर का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये तीसरा वीडियो है। आज लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा ये कंप्यूटर का राजन सीरीज खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 45वां क्वेश्चन, 44 तक हम लोग पढ़ लिए थे। 45वां क्वेश्चन है लघुत्तरी का। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रमुख प्रत्यय कौन कौन है? उत्तर, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं। पहला है फ्रेम। टेबर के अनुसार फ्रेम पाठ्य पुस्तक का वह छोटा अंश होता है जिसका निर्माण छात्रों से कोई विशेष उत्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। फ्रेम के 3 भाग होते हैं: क उद्दीपक भाग, ख अनुक्रिया भाग, ग पृष्ठपोषण भाग। ठीक है। दूसरा है इसमें अनुबोधन। विद्यार्थी किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते। ऐसी स्थिति में छात्र से सही उत्तर निकलवाने हेतु कुछ उद्दीपकों का सहारा लेना पड़ता है, जिसे अनुबोधन कहते हैं। तीसरा है उद्दीपक। पूछे गए प्रश्नों को समझकर जब बच्चा उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है तो इसे अनुक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, वेब पोर्टल क्या है? अथवा ये 2018 में पूछा हुआ है। अब वेब पोर्टल क्या है, इसके महत्व को बताइए, ये 2022 में पूछा हुआ है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर है इसका, वेब पोर्टल एक प्रकार से संबंध पेज है जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट से वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस लिंक पेज को खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमको गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम गूगल टाइप करेंगे। इसके पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा, जिससे विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे सामने उपस्थित होंगे। ये विकल्प स्टॉक मूल्य, ईमेल, समाचार, सूचनाओं एवं आंकड़े आदि से संबंधित होंगे। यदि हमको सूचना संबंधी जानकारी की आवश्यकता है तो उस पर क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमको प्राप्त करनी है उसको डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार अन्य वेबसाइटों के वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण याहू, गूगल हैं। प्रश्न संख्या 47 है, ये एक बार और आ चुका है। प्रश्न संख्या 46 पीछे एक बार और आ चुका है, लघुत्तरी में ही आ चुका है। प्रश्न संख्या 47 है, ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। अथवा शिक्षा में ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय तथा ई संग्रहालय का क्या महत्व है? ये 2022 में पूछा है। ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट कीजिए 2018 में पूछा है। तो इसका उत्तर देखते हैं। आज प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक ई पुस्तकालय तथा ई संग्रहालय के रूप में संग्रहालय के उपयोग के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं। इसके अभाव में रुचिपूर्ण एवं प्रभावी अधिगम संपन्न नहीं किया जा सकता। शिक्षकों को इन नवीन तकनीकों के विषय में पूर्व से ही बताया जाता है, अर्थात प्रशिक्षण काल में ही इन उपागमों की उपयोगिता एवं महत्व को बताया जाता है। ई प्रयोगशाला तथा ई पुस्तकालय और ई संग्रहालय के महत्व को निम्न बिंदुओं में विस्तार से समझाया जा सकता है। पहला है, इसमें छात्र अपने प्रयासों से तथा शिक्षक के मार्गदर्शन से उन समस्त सामग्रियों को प्राप्त किया जाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इससे एक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से में संपन्न होती है तो दूसरी ओर छात्रों का अधिगम स्तर बढ़ता है। दूसरा है, ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय एवं ई संग्रहालय के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से पूर्ण होती है। छात्रों पर अध्ययन के लिए कोई नियंत्रण नहीं होता क्योंकि छात्र अपनी रुचिपूर्ण एवं सरल सामग्री को खोजकर अध्ययन करता है। इसमें उसका शैक्षिक विकास सर्वोत्तम रूप से होता है तथा अधिगम स्तर बढ़ता है। तीसरा है, ई पुस्तकालय के माध्यम से
छात्रों को समय का उपयोग करना सिखाया जाता है। ई पुस्तकालय के द्वारा तरह तरह की पाठ्य सामग्री को तैयार किया जा सकता है। ई संग्रहालय तथा ई प्रयोगशाला के लाभों को कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगी एवं सुलभ बनाया जा सकता है। चौथा है, इसके द्वारा छात्र किसी खास विषय को की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकते हैं। पांचवा, ई पुस्तकालय के द्वारा समय की बचत होती है, व्यय भी कम होता है। ई पुस्तकालय तथा ई प्रयोगशाला में सभी साधन उपलब्ध होने का लाभ छात्र उठा लेते हैं। छठवां, छात्र पुस्तकालय में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, हब क्या है? हब क्या है? उत्तर, उपग्रह संचार व्यवस्था में डाटा संप्रेषण के लिए पृथ्वी पर जिसे धुरी माना जाता है उसे हब कहते हैं। राष्ट्रीय हब से पूरे डाटा के प्रयोजनार्थ कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जबकि राज्य हब से संबंधित राज्य के पाठ्यक्रम व स्थानीयता के आधार पर राज्य की भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है? उत्तर, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला है कक्षा शिक्षण परिदृश्य निर्माण, दूसरा है ग्राफिक्स निर्माण, तीसरा है कार्टून्स मूवी निर्माण, चौथा है सूचनाओं का विश्लेषण, पांचवा इंटरनेट द्वारा सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त करना, छठवां ईमेल। प्रश्न संख्या 50 है, सूचना किसे कहते हैं? उत्तर, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शाब्दिक, सांकेतिक, आंकिक अथवा चित्रात्मक आंकड़ों या तथ्यों को जब हम सार्थक व उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करते हैं तो इसे सूचना कहते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, सूचनाएं हमें किन किन माध्यमों से प्राप्त होती हैं? उत्तर, व्यक्तियों से, समाचार पत्र से, पत्रिकाओं से, रेडियो से, मोबाइल से, टेलीविजन से एवं इंटरनेट आदि से। प्रश्न संख्या 52 है, संचार प्रौद्योगिकी क्या है? उत्तर, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, संचार प्लस प्रौद्योगिकी। क्या है इसकी परिभाषा? है सूचनाओं को विज्ञान की व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि द्वारा सार्थक ढंग से फैलाना ही संचार प्रौद्योगिकी है। प्रश्न संख्या 53 है, संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकार कौन हैं? उत्तर, मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा मुद्रित प्रणाली, तीसरा रेडियो प्रसारण, चौथा दूरदर्शन, पांचवा इंटरनेट। प्रश्न संख्या 54 है, कंप्यूटर के लिए विकसित किन्हीं 3 प्रोग्राम का नाम बताइए। उत्तर का पहला है एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या है एमएस वर्ड। कंप्यूटर के इस प्रोग्राम के अंतर्गत नई फाइल बनाना और सुरक्षित रखना सरल होता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुस्तक निर्माण आदि कार्य कर सकता है। दूसरा है एमएस एक्सेल। यह प्रोग्राम तुलनात्मक अध्ययन, सारणीकरण तथा ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने में, आउटलाइन नोट्स बनाने में, पारदर्शिकाओं का निर्माण आदि। प्रश्न संख्या 55 है, ये 2022 में पूछा है। प्रश्न संख्या जो 55 है 2022 में पूछा है। क्या है 55? इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, इसे हिंदी में कंप्यूटर संजाल कहते हैं, जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर एक कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग अन्य जुड़े कंप्यूटर पर करने एवं एक कंप्यूटर की सूचनाओं को अन्य कंप्यूटर पर भेजने की व्यवस्था ही इंटरनेट है। यह संचार प्रौद्योगिकी का एक प्रकार है। विशेषताएं, इंटरनेट की विशेषताएं देखते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी डिवाइस की सहायता से आपस में जोड़ देता है। इस कारण दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क बनाया जा सकता है। इंटरनेट की वजह से डिजिटल लेन देन संभव हो पाया है।
प्रश्न संख्या 56, सूचनाओं का स्वरूप बताइए। उत्तर, सूचनाओं के विभिन्न स्वरूप इस प्रकार हैं। पहला है परिमाणात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा आकारात्मक, चौथा विषयात्मक, पांचवा अवधारणात्मक। प्रश्न संख्या 57, शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। उत्तर, MS कुलवर्णी के अनुसार प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी द्वारा अल्प समय में अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 58, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूप कौन कौन हैं। उत्तर, शिक्षण तकनीकी, दूसरा अनुदेशन तकनीकी, तीसरा व्यवहारिक तकनीकी, चौथा अनुदेशन प्रारूप। प्रश्न संख्या 59 है, शिक्षण मशीन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। उत्तर, शिक्षण मशीन एक यांत्रिक विद्युत युक्ति है। यह शिक्षण प्रकरण को पूर्व निश्चित क्रम में प्रस्तुत करती है। इसमें छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के अवसर दिए जाते हैं और उसे तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यह मशीन दो प्रकार की होती है। पहला है उचित उत्तर युक्त मशीन, दूसरा है बहु उत्तर युक्त मशीन। प्रश्न संख्या 60 है, जादुई लैंटर्न क्या है। उत्तर, जादुई लैंटर्न एक चित्र प्रदर्शक उपकरण है। इसकी सहायता से छोटे चित्रों को बड़े पर्दे पर दिखाया जा सकता है। इन चित्रों की सभी प्रतिभागी एक साथ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 61, कंप्यूटर की प्रमुख भाषाओं को बताइए। तो प्रमुख भाषाएं क्या है इसकी, बेसिक, लोगो, कोबाल, पायलट आदि, ये कंप्यूटर की भाषाओं के नाम है। प्रश्न संख्या 62, टेप रिकॉर्डर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। उत्तर, टेप रिकॉर्डर एक यांत्रिक यंत्र है। टेप रिकॉर्डर का उपयोग शिक्षक विभिन्न जानवरों तथा पक्षियों की बोली, विभिन्न विशेषज्ञों से संबंधित विषय पर भाषण आदि को टेप करके उन्हें छात्रों के सम्मुख आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है टेबिल मॉडल, दूसरा है पोर्टेबल मॉडल। प्रश्न संख्या 63, स्लाइड प्रोजेक्टर किसे कहते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर के कितने भाग होते हैं। उत्तर, स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न उपकरणों को स्पष्ट करने के लिए स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। इससे स्लाइडें प्रोजेक्ट की जाती हैं। प्रोजेक्ट स्लाइड को उल्टा रखा जाता है, उस पर प्रकाश की तीव्र किरणें डालकर लेंस के माध्यम से पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्ट के 5 भाग होते हैं। पहला विद्युत व्यवस्था, दूसरा प्रक्षेप बल्ब, तीसरा प्रक्षेप लेंस, चौथा स्लाइड रे, पांचवा प्रक्षेपण स्क्रीन। ये सबसे मिलके स्लाइड प्रोजेक्टर बनता है। प्रश्न संख्या 64 है, ब्रॉडबैंड से आप क्या समझते हैं। उत्तर, ब्रॉडबैंड एक प्रकार की सेवा है। ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड है। ब्रॉडबैंड सेवा का प्रयोग तीव्र गति से अधिक डाटा संचारण हेतु किया जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति 1 मिलियन अथवा इससे अधिक हो सकती है। प्रश्न संख्या 65, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, उपग्रहों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय प्रयोग 1975 में भारत में प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1975 को अमेरिका की सहायता से उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग साइट का उद्घाटन हुआ। यह स्वतंत्र न होकर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह के सहयोग से किया गया। साइट प्राथमिक शिक्षा का एक व्यापक पहुंच CAPE प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित किया गया। साइट की शुरुआत के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों के रचनात्मक प्रयोग की श्रृंखला की भी शुरुआत हुई। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित करके भारत ने अंतरिक्ष में प्रथम कदम रखा।
एप्पल को जून 1981 में प्रक्षेपित किया गया। इनसेट की श्रृंखला का पहला उपग्रह इनसेट 1A 1982 में छोड़ा गया, जो कुछ त्रुटियों के कारण सफल नहीं हुआ। 30 अगस्त 1983 में इनसेट 1B अंतरिक्ष में स्थापित हुआ, जो अत्यधिक सफल हुआ। इनसेट 1B के साथ उच्च शक्ति एवं निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए गए। इनसेट की शिक्षा योजना अक्टूबर सन 1983 में प्रारंभ हुई, जिसमें 5 वर्ष से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। उपग्रह की सहायता से आज दूरदर्शन विश्वविद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है। उपग्रह शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है गांव में रहने वाले भारतीय जन समुदाय को शिक्षित करने हेतु दूरदर्शन का उपयोग करना। दूसरा, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा सामुदायिक जीवन के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना। तीसरा है बच्चों में विज्ञान संबंधी समझ, संख्यात्मक समझ, भाषाई समझ का विकास करना। चौथा है सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से लाना। प्रश्न संख्या 66 है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वर्णन कीजिए। अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। अथवा विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग अथवा टेलीविजन द्वारा बैठक या संगोष्ठियों का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इस विधि से कई स्थानों पर बैठे व्यक्तियों से इस प्रकार बातचीत होता है जैसे वे सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे हों। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के आज कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग आदि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरह ग्रहण करने एवं प्रेषित करने की तकनीकी छिपी होती है। इसमें सुनने के साधनों एवं देखने के साधनों दोनों का प्रयोग करके आमने सामने बात की जाती है। लोग एक दूसरे को देख सकते हैं तथा उनके द्वारा अपनी बातों की पुष्टि हेतु दिखाई जा रही स्लाइड्स, सीडी, फोटोग्राफ या सूचनात्मक तथ्य को भी देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फोन लाइन दोनों तरफ होती है जो टेलीविजन एक माइक के साथ जुड़ा होता है। इसे इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क ISDN कहते हैं। इस लाइन के साथ आवाज़ व चित्र स्थानांतरित होते हैं जो प्रेषक के सम्मुख रखे टेलीविजन पर दिखता है। प्रश्न संख्या 67 शिक्षा में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है, किन्हीं चार का वर्णन कीजिए। अथवा शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संस्थान कौन से हैं। ये 2019 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर है ए रेडियो माध्यम से शैक्षिक नाटक, कविताएं, महापुरुषों की जीवनियाँ, प्रेरक प्रसंग, नवीन आविष्कारक तथा खोजें, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष वार्ताएं, कठिन प्रकरण, सामान्य ज्ञान तथा पाठ योजनार्थ संचारित की जाती है। सन 1895 में मार्कोनी के रेडियो आविष्कार के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए निश्चित समय पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, विश्व बंधुत्व की भावना, राष्ट्रीय एकता व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की विकास में
सहायक सिद्ध होते हैं। बी है टेलीविज़न तथा वीडियो। टेलीविज़न एवं वीडियो शिक्षा का एक अत्यंत आकर्षक तथा सबल साधन है। दोनों के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे छात्रों को देखने तथा सुनने की दोनों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है और ज्ञान के अस्थायी होने के अवसर दुगुने हो जाते हैं। टेलीविज़न तथा वीडियो पर एक ही प्रकार समय में विशेषज्ञों द्वारा कठिन प्रकरणों पर तैयार किए गए पाठ कम खर्च में देश के कोने-कोने में छात्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं। सी है माइक्रोस्कोप व माइक्रो प्रोजेक्टर। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन के लिए विज्ञान शिक्षक माइक्रोस्कोप या माइक्रो प्रोजेक्टर का उपयोग करता है। डी है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का उपयोग शिक्षक विभिन्न जानवरों तथा पक्षियों की बोली, विभिन्न विशेषज्ञों के संबंधित विषयों पर भाषण आदि को टेप करके उन्हें छात्रों के सम्मुख आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। एनसीईआरटी के श्रव्य दृश्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न टेप एकत्रित करके उनकी टेप लाइब्रेरी बनाई गई है। टेप रिकॉर्डर दो प्रकार के होते हैं। पहला है टेबल मॉडल, दूसरा पोर्टेबल मॉडल। प्रश्न संख्या 68 है, टेलीविजन आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए अथवा शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए। उत्तर, दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन है। दूरदर्शन श्रव्य दृश्य साधन होने के कारण अन्य संचार साधनों की तुलना में शिक्षण के लिए अधिक प्रभावी है। ये 2019 में पूछा हुआ है। इसके आगे देखते हैं। टेलीविज़न का शैक्षणिक कार्यक्रम एक जनसाधारण के रूप में अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक व्यापक रूप ले चुका है। लोग अपनी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार टीवी कार्यक्रमों को देखते हैं। इसमें यूजीसी, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के शैक्षणिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने वाले कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते रहते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू के कार्यक्रम। दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के कार्यक्रम। तीसरा है शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए कार्यक्रम। चौथा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। पांचवा युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम। छठवां है राष्ट्र के अशिक्षित वयस्कों हेतु वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। सातवां रोजगार परक दिशा निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम। सातवां ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 69 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता बताइए। उत्तर, इसका अ है, यह शिक्षकों के लिए उपयोगी है। ब, यह सीखने के स्रोत में उपयोगी है। स, यह समाज के लिए उपयोगी है। तो ये आज का ये लघुत्तरी का तीसरा पार्ट था, तीसरा क्लास था। आज हमने लघुत्तरी प्रश्नों को ख़त्म कर लिया, इसी के साथ हमारा ये कंप्यूटर का राजन सीरीज भी ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।